हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। लिखा हुआ है, परीक्षा के समय हमेशा शांत रहे, बौखलाते वो हैं जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की। काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। एग्ज़ाम के टाइम में आप कभी भी पैनिक मत कीजिएगा। आपने जितना तैयारी कर रखा है आप उस पर भरोसा रखिएगा। ठीक है, उस पर ऐसा करने से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर पैनिक कर गए, दूसरे बच्चों का बात सुनकर घबरा गए, तो आप जितना पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा अपने हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रोसेस आपको पता ही है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन करने के दौरान कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और वीडियो पूरा एंड तक देखें। पूरा एंड तक आप वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा, और पूरा चैप्टर आपका एक इसी वीडियो के थ्रू रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है मेटल्स आर हार्ड बट पोटेशियम इज एक्सेप्शनली सॉफ्ट मेटल। तो ये बताइए राइट है कि रॉन्ग है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स खासकर से अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 देखें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप मुझे कार्बन का एक और इलेक्ट्रोप बताइए, तो आप बोलेंगे डायमंड। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये भी राइट है। स्टेटमेंट नंबर सी देखते हैं, ऑक्साइड ऑफ सोडियम मेटल डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। ये राइट है कि रॉन्ग है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। ऑक्साइड ऑफ सोडियम यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है H2O, और अल्कली यानी एक बेस बना देता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आपको ये बता दिए। और ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। ये बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन लिखा हुआ है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, इसको आप हथौड़े से मारेंगे तो ये पचक पचक के चादर, थिन शीट जैसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। रीज़न, मेटल्स मेलिएबल इसलिए होते हैं कि दे कैन बी इजीली हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। इसको आप हथौड़े से मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी रीज़न से ये मेटल्स को मेलिएबल कहा जाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेम द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम। इसके ऊपर हमने अभी बात किया था। 3 मेटल का नाम आपको बताए जो ना ही ठंडे पानी ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करता है, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। वो 3 मेटल कौन से हो गए, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें आयरन दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। हमें पता है आयरन ठंडा गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर वेपर के साथ। तो रिएक्ट करने के बाद कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, आयरन प्लस स्टीम यानी वाटर ही होगा वो H2O, और यहाँ पे आपको मिलता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। एक्सप्लेनेशन के दौरान हम आपको बताए थे कि ये इसको आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बैलेंसिंग भी हो सके तो याद करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में टाइम बच जाए। खासकर इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे 3 डालते हैं, यहाँ पे 4 डालते हैं, और यहाँ पे 4 डालते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट याद करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो आप सोचिए कि आयनिक कंपाउंड्स होता क्या है। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, गेन, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे पोटेशियम है, कैल्शियम है। पोटेशियम एक मेटल है, कैल्शियम नॉन मेटल है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। पूछा है कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। HCl हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये एक आंसर होने वाला है हमारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल दोनों होना पड़ेगा। तो ये भी होने वाला है आंसर हमारा। NaCl, ये तो बहुत ही फेमस आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो रहा है हमारा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। कोई एलिमेंट ए है, वो काफ़ी सॉफ्ट है और उसको छुरी से आप काट सकते हैं। तो इतना पढ़ के ही आपके दिमाग में आया होगा कि वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है। क्या तो सोडियम हो सकता है और नहीं तो पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। NCERT बुक में यही दोनों का जिक्र है। फिर दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर। एयर से भी काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, वाटर से भी काफ़ी विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए हम इन सब मेटल्स को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वो एलिमेंट कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें सोडियम दिख रहा है तो हम सोडियम टिक कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन में हमें पोटेशियम दिख रहा होता तो उसको भी टिक कर देते। चलिए नंबर 7 का आंसर बताइए। अ कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम, व्हाट विल हैपन टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ये एक मेटल है और ये एक मेटल सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे होने से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कॉपर सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपर देखिए, यहाँ पे है, सिल्वर यहाँ पे है, कॉपर ऊपर में है, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया था नो चेंज, नो चेंज तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, कुछ कलर चेंज भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और ये जो सिल्वर है उस कॉइन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन कॉइन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वाइट और कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट टर्न्स ब्लू। सिल्वर नाइट्रेट का ओरिजिनल कलर जो है वो वाइट या फिर कलरलेस होता है और जैसे ही कॉपर जुड़ जाता है तो उसका कलर कहीं पे ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी मेटल्स है इनका वाटर के साथ रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप NCERT बुक का जो पेज नंबर 43 है इसको आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है, तो नंबर 1 में लिखा है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप NCERT बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन मिलेगा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में लिखा है कि इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, तो ये राइट स्टेटमेंट है। और 4 में लिखा है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। कैल्शियम जो है प्लस पानी के साथ रिएक्शन होता है और बन जाता है एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो बबल्स है ये कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है, जिस वजह से ये जो कैल्शियम जो मेटल है ये पानी में फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 राइट है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 8 का। चलिए 9 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, ठीक है। दिस ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन एक्वस सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये जो ऑक्साइड है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। सिर्फ रेड लिटमस को ब्लू करता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक है, बेसिक है। इससे एक बात और पता चल जा रहा है कि ये मेटल ये जो एलिमेंट था ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है,
तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या तो एसिडिक नहीं तो न्यूट्रल ऑक्साइड देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन बनाया गया था उसका केमिकल नेचर क्या है, तो ये ऑक्साइड का नेचर है बेसिक, ठीक है। तो बेसिक 2 ऑप्शन में हमें दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इज एलिमेंट ए अ मेटल और नॉन मेटल। सिंस एलिमेंट ए का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, एक मेटल है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। कौन सा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर ए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं, तो ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। और जिनको पता नहीं है तो इस चैनल पे मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन देखिए, आपको जरूर वहाँ पे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए जनरली जो मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, इसका नेचर हमने अभी देखा, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते होंगे, सॉल्ट प्लस वाटर देते होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, ठीक है। लेकिन ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। ये एक ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, समझे। और 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। सबसे पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे और इनका रिएक्शन कैसे होता है एसिड और बेस के साथ वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको NCERT बुक का पेज नंबर 41 में आपको मिल जाएगा इसका रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। कौन सा इनमें से मेटल है जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा गैलियम और सीजियम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप अपने हाथ पे भी रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिखा हुआ है कि 2 मिलीलीटर ईच ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, HNO3 एंड अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tubes labeled as A, B and C। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है A, B और C। टेस्ट ट्यूब A में आपने कंसनट्रेटेड HCl लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब B में आपने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया हुआ है और टेस्ट ट्यूब C में आपने इन दोनों एसिड का मिक्सचर लिया हुआ है 3:1 में, ठीक है। यानी हमें समझ में आ रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्वाडीजिया बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब C में आपने एक्वाडीजिया ले रखा है। फिर आगे लिखा हुआ है अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। एक मेटल का टुकड़ा आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला। नो चेंज ऑकर्ड इन टेस्ट ट्यूब A एंड B बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C रेस्पेक्टिवली। टेस्ट ट्यूब A और B में तो कुछ चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन टेस्ट ट्यूब C में वो मेटल डिजॉल्व हो गया, ठीक है। द मेटल कुड भी, बताइए वो मेटल कौन सा हो सकता है। तो हमें पता है टेस्ट ट्यूब C में एक्वाडीजिया है और एक्वाडीजिया में गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो मेटल्स है वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है गोल्ड, ऑप्शन नंबर B AU, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऑप्शन में प्लेटिनम भी दिया होता तो हम उसको टिक कर देते, ठीक है। नंबर 14 पे आते हैं। विच मेटल इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो NCERT बुक में इसके लिए लिखा हुआ है कि लेड और मर्कुरी दोनों को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोला गया है।
लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और एग्जाम में आपसे गुड कंडक्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो सिल्वर और कॉपर ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। चलिए नंबर 15 पे आ जाते हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन में लिखा हुआ है वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताइए राइट है कि रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और रीज़न इसका दिया है कि दे हैव लो रेजिस्टेंस एंड डक्टाइल। डक्टाइल मतलब आप इसको खींच खींच कर तार की तरह बना सकते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम है मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छा फ्लो करेगा। तो यही दो प्रॉपर्टी का वजह से इन दोनों को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए। तो दोनों ही राइट है और ये इसका करेक्ट रीज़न भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। नंबर 16 एसर्शन लिखा हुआ है द कंपाउंड MgCl2 मेटल और नॉन मेटल मिलकर बना ये एक आयनिक कंपाउंड है, विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। हाँ, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल राइट है। और रीज़न इसका है मूवमेंट ऑफ आयन्स इन आयनिक कंपाउंड्स इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। तो ये भी बिल्कुल राइट रीज़न है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, साइन करता है। 18 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नंबर ए इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये आपका चैप्टर नंबर 1 एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, मैग्नीशियम इस फ्लेम के साथ जलता है। नंबर बी इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर ही लेगा। और ये भी जब रिएक्ट करता है तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनता है ना, वो हाइड्रोजन गैस इसका सरफेस पर चिपक जाता है, जिस वजह से ये फ्लोट करने लग जाता है सरफेस पे, ठीक है, कैल्शियम की तरह ही। तो ऑप्शन तो बी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी देख लेते हैं एक बार। सी में लिखा है कि इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, राइट है। डी में लिखा है कि इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये भी राइट है। कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है, बी रॉन्ग होगा, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड। बहुत ही फेमस एक NaCl है और एक MgCl2 है, तो किस में करेक्ट तरीके से दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, बताइए। तो पहला ऑप्शन देखें तो Na+ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोया है, और क्लोरीन देखिए, क्लोरीन में 2 डॉट दिया गया है, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और हमें तो पता है कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डॉट दिखाने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, 1 डॉट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी देखें यहाँ पे, तो सोडियम प्लस है, क्लोरीन में 7 क्रॉस है और 1 ठो ब्लैक डॉट है, तो ये राइट है, ठीक है, Na+Cl-, ये तो राइट है, ये चेक करते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोरीन, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 डॉट दिखा दिया गया है क्लोरीन में। और सी अगर देखें तो Na+ है, Cl-, क्लोरीन में 1 डॉट है, बिल्कुल राइट है ये। Mg2+, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक क्लोरीन 1 लेता है और दूसरा क्लोरीन भी और 1 लेता है, ऐसे शेयर हो जाता है, तो ये राइट है यहाँ पे, ठीक है। डी देख लेते हैं, डी कैसे रॉन्ग है, इसमें भी 2 डॉट दिया गया है क्लोरीन में, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 20 देखिए, संध्या टूक 3 बीकर्स A, B and C containing zinc sulfate, silver sulfate and iron 2 sulfate solution respectively. Copper pieces were added to each beaker. The solution will appear blue in the case of dash. बताइए, 3 बीकर है, एक में जिंक सल्फेट है, एक सिल्वर सल्फेट, एक आयरन सल्फेट, तीनों में कॉपर डालते हैं, किस में ब्लू कलर होगा, तो जिसमें कॉपर रिएक्शन कर लेगा, कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा, तो वहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा। तो हमें पता करना होगा कि कॉपर क्या जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो इसके लिए हमें फिर से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इधर है कॉपर और इधर है जिंक, जिंक ऊपर है तो कॉपर तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बीकर ए में तो ब्लू कलर नहीं देखने को मिलेगा। सिल्वर सल्फेट, सिल्वर से चेक करते हैं, कॉपर यहाँ पे, सिल्वर यहाँ पे, सिल्वर नीचे है, हाँ कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर देखने को मिलेगा बी में, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं, आयरन 2 सल्फेट, कॉपर क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, यहाँ पे है कॉपर, आयरन, आयरन ये यहाँ पे ये रहा,
तो आयरन ऊपर में है तो इसको भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ब्लू कलर हमें बीकर बी यानी सिल्वर सल्फेट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताए थे, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। और जिन्होंने अगर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है और उन्हें प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे और आई बटन में भी लिंक देंगे, उस चैप्टर को एक बार अच्छे से देख जाइएगा, ठीक है। सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 21 देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर इतना इतना इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताना है, ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि बताना है कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल है। तो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, आउटर मोस्ट शेल में 8 है, मतलब ये फील्ड सेल है, ठीक है। तो ये तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर वाई में लिखा हुआ है 2,8,7, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये लेने वाला है, मतलब ये है नॉन मेटल, ठीक है। और जेड में 2 है तो इसके लिए 2 छोड़ना ईजी रहेगा, तो ये देने वाला है, ये मेटल है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाई नॉन मेटल है और जेड मेटल है, डी राइट आंसर है, ठीक है। 22, इन द गिवन रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कुछ याद आ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखकर। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये बेस के साथ रिएक्शन दे रहे हैं और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट नहीं लिख के एक्स लिखा गया है और पूछा गया है कौन ये एलिमेंट एक्स क्या है। तो सोडियम है और एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 पे आते हैं, लिखा है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। अच्छा बात है, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। इससे हमें समझ में आ गया कि एक्स इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब एक्स मेटल है, और वाई जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। फिर आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई जेड। अच्छा, एक्स और वाई मिल के जेड बन रहा है, तो एक्स मेटल है और वाई जो है ये नॉन मेटल है, और जेड क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं होता है, ठीक है। ये तो यही हो गया रॉन्ग। सी देख लेते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो ये भी प्रॉपर्टी होता है। ऑकर एज सॉलिड, ये भी प्रॉपर्टी होता है। पूछा गया था कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये तो रिएक्टिविटी सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये रहा, यहाँ पे हम देखेंगे कि सही ऑर्डर में है कि नहीं। सबसे पहले मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम ऊपर है, इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव दिख रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अगर हम बी देखें तो मैग्नीशियम है, ये रहा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये रहा, जिंक ये रहा, आयरन ये रहा, तो ये एकदम करेक्ट ऑर्डर में सजा के लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 25 देखिए, नेम द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ऐसा मेटल बताइए जो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, चाहे ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, स्टीम हो, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में 4 मेटल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एक है लेड, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सिल्वर और चौथा है गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाए तो ऑप्शन में हमें कॉपर दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो ये चारों मेटल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 26, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स AO एंड AO2। अच्छा बात है, द ऑक्साइड AO इज न्यूट्रल वेयर एज द ऑक्साइड AO2 इज एसिडिक इन नेचर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है और एक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो एलिमेंट ए है ये क्या है बताइए, ये नॉन मेटल है, ठीक है। वुड यू कॉल एलिमेंट ए मेटल और नॉन मेटल, तो यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? आया। 27, द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से बताइए कौन सा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, ब्रोमीन हो जाएगा इसका आंसर, बी। 28, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ, इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि एन एलिमेंट ई कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड E2O।
विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इट कंबाइंस विथ क्लोरीन। यही ई जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो किस फॉर्मूले का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से हमें कुछ हिंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 ई के साथ लगा हुआ है, और ई का वैलेंसी पक्का 1 होगा, तभी तो यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन के बगल में। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ई का वैलेंसी 1 है। क्लोरीन का वैलेंसी हमें पता है 1 है होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ECl। 1 तो लिखते नहीं है, तो ECl ऑप्शन नंबर सी में है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 एसर्शन में है व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बताइए राइट है कि रॉन्ग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल राइट है कि ज़्यादातर मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो हाइड्रोजन बनता है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप NCERT बुक का पेज नंबर 44 में जाएंगे, वहाँ पे एक्टिविटी 3.11 है, उसके नीचे 2 पैरा आपको देखने को मिलेगा। वो 2 पैरा को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन हाई चांसेस है कि एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बात आप और भी याद रखेंगे कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। 31 देखिए, ये भी असर्शन रीजन है। लिखा है कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन इट। बताइए राइट है कि रॉन्ग है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे इसका कलर तभी चेंज देखने को मिलेगा जब ये जो जिंक है ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत डिस्प्लेस कर दे। तो देखते हैं जिंक इसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे है जिंक, तो जिंक आराम से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक ऊपर है। तो ये बिल्कुल राइट है, चेंज हो जाएगा कलर। रीज़न है कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये तो रॉन्ग हो गया। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो ये रॉन्ग होने से ही ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। नंबर 32 पे आते हैं। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली हार्ड, तो बिल्कुल राइट है। इन ऑल आयनिक कंपाउंड्स देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, सो दे आर रिजिड एंड हार्ड सॉलिड्स। बिल्कुल सही रीज़न है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो फोर्स है उस वजह से ये हार्ड मतलब सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है, करेक्ट रीज़न भी है। 33 देखते हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to solutions given in the following table 1 by 1. The results obtained are as follows. Use the above table to answer the following questions about metals A, B, C, D. 4 मेटल्स हैं यहाँ पे A, B, C, D, चारों को एक करके इन सब सॉल्यूशन में डाला गया। ठीक है, और ये सब रिजल्ट पाया गया। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इस टेबल को स्टडी करेंगे। वही टेबल फिर से यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सोच के बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो A जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, नो रिएक्शन। B डिस्प्लेस कर दे रहा है, C नहीं कर पा रहा है, D भी नहीं कर पा रहा है। मतलब इन चारों में से सिर्फ B ही है जो आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो B मोस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। 34 What would you observe when metal B is added to a solution of copper sulfate? जब B को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो A जब डिस्प्लेस करते रहे तो B भी आराम से डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि B ज़्यादा रिएक्टिव है A से। तो B डिस्प्लेसेस कॉपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 अरेंज A, B, C and D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। चलिए, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, B के बाद उसके बाद कौन रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, C और D नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब पता करना है C और D में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं C सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, D नहीं कर पा रहा है, तो C ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और D सबसे कम रिएक्टिव। तो ऑप्शन वाइज जाए तो B, A, C, D, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। ठीक है, बस तो यही हो गया टोटल 35 क्वेश्चंस। और वीडियो को एंड करने से पहले एक होमवर्क आपको देंगे, ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपने टोटल ये 35 क्वेश्चंस के जरिए काफ़ी चीज़ सीखा होगा और कई सारे क्वेश्चन खुद से भी किए होंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है,
और वीडियो को छोड़ने से पहले एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, उनको भी ये चैलेंज दीजिए और उनसे पूछिए कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है। और अगर कोई बच्चा चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इस 35 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।